आप बोलेंगे कि आम के पेड़ को ये इमली का पेड़ है, तो वो बात नहीं स्वीकार होगी। इस नाते अब ये विरोध हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात है, रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए हैं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा जी। और रंजन गोगोई का निर्णय आप जानते हैं, सारा पक्षपाती निर्णय, मोदी सरकार के हिसाब से निर्णय लेने वाला वो व्यक्ति है। उसका कोई निर्णय मैं सही नहीं मान सकता हूँ, देश का कोई आदमी सही नहीं मान सकता। कई दशकों से अयोध्या का जो है विवाद चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। तो आने के बाद जो है अब जो है वहाँ पे बौद्धिस्टों का एक विरोध चालू हो गया है। तो इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ धीरेन्द्र प्रताप जी से, जो पूर्वांचल सेना के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश बुद्धालैंड की राज्य की मांग कर रहे हैं। कैसे हैं सर, आप बताइए। बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। हालांकि देश की हालत बहुत ख़राब है, जैसी सिचुएशन चल रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, तो इस समय वहाँ पे बौद्धिस्टों का विरोध चालू हो गया है। क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी, वो ऑथेंटिक फैसला नहीं है, वो फैसला गलत है जी। ये हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर हमारे न्यायपालिका में कोई पक्ष अपनी बात रखा है, कोई पक्ष उसमें शामिल है, उसकी सुनवाई हर हाल में होनी चाहिए जी। जब यहाँ पर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद चल रहा था, तो वहाँ पर तीसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी थी। वो केस रजिस्टर्ड कराया था, वहाँ पर केस रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन उस तीसरे पक्ष को बिना सुने ही इस कोर्ट ने ये निर्णय दिया जी कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये फैसला ऐसे ही गलत है। उसके बावजूद अगर दूसरे इस फैसले पर विचार किया जाए तो उसमें आप देखेंगे कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर मस्जिद था जी और मस्जिद को गिराया जाना गलत था। ये दो चीज़ें कोर्ट एक्सेप्ट करती है जी। उसके बाद फिर निर्णय देती थी कि वहाँ राम मंदिर बनेगा। तो ये निर्णय बिल्कुल गलत है, ये ऑथेंटिक नहीं है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बात ये है जी। दूसरा, अभी जो विवाद शुरू हुआ है, देखिए अभी अयोध्या की खुदाई चली है, उसमें बुद्ध के अवशेष मिलने शुरू हुए हैं। जी। जो स्तंभ मिले हैं उसको कह रही है, क्या नाम है, मीडिया बता रहे हैं कि वो शिवलिंग है, जबकि उस पर बुद्ध का चित्र बना हुआ है। इसके पहले जो पूरा आर्गुमेंट था, पूरी जो लड़ाई देखेंगे अयोध्या में राम मंदिर का जो पक्ष रखा गया था, तो राम मंदिर के पक्षकार जिस शिलालेखों के या जिन पत्थरों की बात कर रहे थे वो सब बुद्ध अवशेष थे। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारा है वो कह चुका है कि यहाँ पर ये बुद्ध के अवशेष हैं। लेकिन बुद्ध और राम को, या आप ऐसे कह लीजिए कि बुद्धिज़्म को और हिंदुत्व को मिक्स करके राम मंदिर का पक्ष रखा गया। वो एक तरफ पूरे देश में बात ये फैलाते रहे कि बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, ठीक है, और उनका हिंदूकरण करने में लगे हुए हैं, बुद्ध का हिंदूकरण करने में लगे हुए हैं। दूसरे तरफ उसी बुद्ध के अवशेषों को आधार बना करके राम मंदिर की वकालत की जा रही थी जी। इस पूरे प्रकरण में कहीं राम का कोई सबूत नहीं है। जो मूर्ति रखा गया था, आप सब लोग जानते हैं कि राजीव गांधी के समय में वहाँ पर मूर्ति रखा गया था। तो बुद्ध के जो अवशेष हैं, जो बौद्ध विहार के अवशेष हैं, उन्हीं अवशेषों को मंदिर बता करके, बौद्ध विहार और मंदिर में फ़र्क होता है, लेकिन बड़े चालाकी से बौद्ध विहार का अवशेष न कह के बौद्ध मंदिर, या बौद्ध मंदिर के बाद मंदिर शब्द, केवल मंदिर के अवशेष मिले, मंदिर के अवशेष मिले हैं, और वो मामला चल रहा था। तो अभी तक इसमें जो मुस्लिम पक्ष का एक सेंटीमेंट था, भाई बाबरी वहाँ पर थी, बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी, उसको तोड़ा गया, ख़त्म किया गया। पूरे देश के मुसलमानों का वहाँ सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। तो जितने देश के बौद्धिस्ट थे वो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम समुदाय या कोई और नाराज़ हो, बस उन्होंने अपना एक पक्ष रखा था। लेकिन अगर आप इसको धर्म के चश्मे से हट कर आप देखिएगा तो वो एक हेरिटेज है, वो एक इतिहास है, वो एक सभ्यता है। वहाँ बौद्धिस्टों के, बौद्ध विहारों के अवशेष मिलना, प्राचीन काल की मूर्तियों का मिलना, ये प्रमाणित करता है कि वो जगह बुद्ध की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे को ही अंतिम सर्वे माना जाता है इतिहास की दृष्टि में, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्ती वहाँ पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। अभी क्या ज़रूरत है कि पूरे दुनिया के जितने बौद्धिस्ट कंट्रियां हैं या जो भी हैं, उन लोगों में एक आस्था है कि वो भारत आना चाहते हैं, बुद्ध को खोज में, बुद्ध के लिए आना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। तो जो अयोध्या कहा जा रहा है, जिसका प्राचीन नाम साकेत था, उसके लिए
जो हमारे चीनी यात्री वो लिख करके गए हैं, इतिहास में भी उसका उल्लेख है, और वहाँ पर अगर राम मंदिर बनता है तो ये मुझे लगता है कि ये बौद्धिस्ट बुद्ध के साथ अन्याय होगा, बुद्ध धर्म को मारने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा, सबसे बड़ी बात इतिहास के साथ अन्याय होगा। और हिंदुत्व का जो एक क्रूर चेहरा है, अगर राम मंदिर वहाँ बनता है तो हिंदुत्व का एक क्रूर चेहरा वहाँ पर पूरे दुनिया में, इतिहास में अमर हो जाएगा। सर एक चीज़ मुझे कंफर्म कराइए हमारे दर्शकों को कि बुद्ध आखिर में बौद्धिस्ट लोगों का मेन वहाँ किस चीज़ का जो है विवाद, ये लोग किस चीज़ का मांग कर रहे हैं, आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, बौद्धिस्ट लोग क्या चाहते हैं, मुझे इस चीज़ को कंफर्म कराइए आप। देखिए, बुद्ध धर्म को यहाँ कुचला गया है जी। आपको ऐसी लाखों मूर्तियाँ मिल जाएंगी जिसको परिवर्तित करके हिंदू मूर्तियों में कन्वर्ट किया गया है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की परंपरा थी ही नहीं, मंदिर की कोई परंपरा थी ही नहीं। तो बुद्ध धर्म को समाप्त करने के लिए बुद्ध विहारों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। इसकी लाखों करोड़ों आपको उदाहरण मिल जाएंगे। तिरुपति बालाजी एक बुद्धिस्ट मूर्ति है, अगर उसका मुकुट और ये सोना चांदी हटा दिया तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति दिखा देगी, प्रतिमा दिखाई देगी। तो ये एक दर्द है बौद्धिस्टों में, बौद्धिस्टों के मन में ये है कि हमें कुचला गया था, मारा गया था, सब समझ में आता है बात। ये दर्द उनके मन मस्तिष्क में घर कर गया है, लेकिन उसके बावजूद देश में शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं किसी का हित ना हो, कोई विवाद ना हो, देश हमारा विकास पर बात करे, एजुकेशन पर बात करे, इसके लिए बौद्धिस्टों ने सामने आकर के कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कभी इसका सामने आकर के विरोध नहीं किया। वो केवल अपनी बात कहते हैं कि ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए कि हाँ ये क्रूरता हुई थी और बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया था। और वो साथ में ये भी मांग करते हैं कि जो भी बौद्धिस्ट धरोहर है अब से उनको संरक्षित कर लिया जाए। वो नहीं कह रहे किसी मंदिर को तोड़ दो या कुछ कर दो, या तिरुपति बालाजी हमको दे दो, कब्जा हम करेंगे उस पर। लेकिन जब बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से कहीं उत्खनन हो रहा और वहाँ पर प्राचीन काल की मूर्तियाँ मिल रही हैं, तो वो धरोहर है जी। इसको सीधे सीधे यूनेस्को को इसको संरक्षित करना चाहिए, इसको हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है जी। लेकिन अगर वहाँ पे आप ज़बरदस्ती मंदिर बनाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे, तो एक तो समझ में आता कि आज़ाद देश, आज़ाद है, लोकतंत्र है, सारी व्यवस्थाएँ, उसके बाद एक पक्ष ज़बरदस्ती एक माइनॉरिटी पक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है। बुद्धिस्ट देश में माइनॉरिटी हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धर्म ग्रहण किया था और शूद्रों से कहा था कि वो अगर जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से या पखंडवाद से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उनको ये जाति वाला धर्म छोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मण धर्म छोड़ना पड़ेगा और उनको बुद्ध धर्म की शरण लेनी पड़ेंगे। तो भले ही लोग बुद्ध धर्म ऑफिशियली न ग्रहण किए हों, लेकिन सब लोग बहुत बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। और आज उन आस्था रखने वाले उन सभी लोगों को लग रहा है कि नहीं ये अन्याय हो रहा है। तो अब जब मूर्तियां वहाँ पर मिल रही तो वो इतिहास बचाने का विषय है, वो धरोहर बचाने का विषय है। और इसके लिए मुझे लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी एक्शन लेना चाहिए, यूनेस्को को भी एक्शन लेना चाहिए, देश के सभी लोगों को एक साथ खड़े होकर के राम मंदिर निर्माण का विरोध करना चाहिए। वो ऐतिहासिक धरोहर है, बौद्धिस्टों का स्थल है और उसकी पुनर्स्थापना उसी रूप में करनी चाहिए। तो सर इसका जो है राम मंदिर का जो निर्णय आया जी, उसके पहले जो है बौद्धिस्टों का विरोध क्यों नहीं हुआ इस चीज़ को लेके, इसके बारे में ज़रा बताइए मुझे। देखिए, एक तो मुस्लिम उसमें लड़ रहा था जी, अभी मुस्लिम उसमें सरेंडर कर चुका है जी, ठीक है। तो बौद्धिस्ट करुणा उसमें प्रमुख होती है, प्रमुख सिद्धांत है बौद्धिस्टों का। तो आप उस लहजे से देखिए तो किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे, मामला ये था। वो मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी है, मुस्लिम हमेशा से अपने आप को, खास करके जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से आपको अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो अब क्यों सर, अब क्यों नहीं? तो अब तो मुस्लिम तो पीछे हट गया ना जी। अब तो मुस्लिम अपना थोड़ा सा जो ज़मीन उसको मिला उसको लेकर के पीछे हट गया जी। अब उसमें कोई विवाद नहीं रह गया है, ठीक है। और तब तक अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जा रहा था कि जब राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत सारे सबूत वहाँ पर मिले थे कि वो बौद्ध विहार है, लेकिन उसका कोई प्रमाणिक था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। कुछ लोग थे जो उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेकर के कोर्ट में अपील किए हुए थे जी। लेकिन अब जो खुदाई हो रही है और बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप मिल रहे हैं, बुद्ध मूर्तियाँ मिल रही हैं, और ये जो हमारी मीडिया वो ज़बरदस्ती करे नहीं ये शिवलिंग है जी, तो ये विष्णु के अवतार हैं, ये मतलब आप सरासर अन्याय करने पर उतर जाएंगे। आप बोलेंगे कि आम के पेड़ को ये इमली का पेड़ है, तो वो बात नहीं स्वीकार होगी। इस नाते अब ये विरोध हो रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात है,
रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद बन गए हैं, आप समझ रहे हैं ना। अच्छा जी। और रंजन गोगोई का निर्णय आप जानते हैं, सारा पक्षपाती निर्णय, मोदी सरकार के हिसाब से निर्णय लेने वाला वो व्यक्ति है। उसका कोई निर्णय मैं सही नहीं मान सकता हूँ, देश का कोई आदमी सही नहीं मान सकता है। जी जी। तो सर एक बताइए, अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, देश एक बहुत बड़े महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो इस समय जो है निर्माण कार्य जो अयोध्या में चल रहा है, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, कोरोना जो महामारी है, हाँ, जब ये पहला लॉकडाउन हुआ था, जनता कर्फ्यू हुआ था, तभी मैंने कहा था कि केवल बकवास है। हमारे देश में इम्यून सिस्टम इतना मजबूत है, हम उसको कर सकते हैं, बस केवल हमको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सफाई दफाई रखने की ज़रूरत है, मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। लेकिन कोरोना जो महामारी है, सरकार उसको महामारी की तरह नहीं इस्तेमाल कर रही है, उसको अवसर की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप बताइए, सरकार का कौन सा काम रुका हुआ है? क्या एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? जी। जब WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया था, तब ये नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। जी। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन कर रही थी, अपनी एयरपोर्ट्स बंद कर रही थी, तब ये मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे थे। उसके बाद देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन JNU के छात्र गिरफ्तार हो रहे हैं, अम्बेडकरवादी गिरफ्तार हो रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं, सरकार को क्वेश्चन करने वाले पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई डॉक्टर PPE किट की मांग कर रहा है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो सरकार रुकी नहीं है, ये सरकार अवसर की तरह इसका इस्तेमाल कर रही है। एयरपोर्ट बेच दिया, वो जान रही है। अभी हमने धरना प्रदर्शन बंद करा दिया कोरोना का बहाना दे करके, तो कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आएगा। कोल ब्लॉक का आवंटन जो है प्राइवेट निजीकरण कर दिया है। हमारा जो इस पर स्पेस और रिसर्च जो हमारी संस्था है, उसका भी जो है निजीकरण किया जा रहा है। डिफेंस यानी जो रक्षा के मामले हैं, जो हमारी रक्षा की जो कंपनियां, उसका भी निजीकरण किया जा रहा है। मतलब सब बेचा जा रहा है, इकोनॉमी गर्त में जा रही है, ठीक है। और इसी को कहते हैं कि कोरोना की जो महामारी है, सरकार इसका अवसर मान करके इस्तेमाल कर रही है। तो इसी अवसर में एक काम यह भी हो रहा है कि राम मंदिर में जो भी है तोड़फोड़ करके किसी तरह से मंदिर वहाँ बना दो, क्योंकि मंदिर के नाम पर बहुत लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो वहाँ पर मंदिर निर्माण में उनको पता था कि अगर बुद्ध हम खुदाई करेंगे तो बुद्ध के अवशेष मिलेंगे, बवाल हो सकता है। तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। अभी जनता घर में बैठी, आधे लोग कोरोना से डरे हुए हैं और आधा शासन प्रशासन का जो है लाठी से जो पिटाई हो रही है उससे लोग डरे हुए हैं। तो इसका वो फ़ायदा उठा रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इस नाते इस लॉकडाउन के पीरियड में वो काम कराया जा रहा है। सर एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि राम और बुद्ध में आप क्या कंपैरिजन, क्या वो आप सिमिलरिटी देखते हैं, आपके द्वारा क्या है बताइए, वहाँ क्या होना चाहिए? एक लाइन में कहा जाए तो राम कल्पना है, बुद्ध इतिहास है। जी। ठीक है। राम एक काल्पनिक पात्र, उनको खड़ा करके तमाम किया गया है। 300 तरह की रामायण हैं, जितने कथावाचक से पूछे उतने तरह से उसका व्याख्या करता है। कुछ लोग उनको अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से व्याख्या करते हैं। बुद्ध का एक इतिहास है जी। वो एक इंसान थे, ठीक है, और उन्होंने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम किया, जिससे पूरी दुनिया उनका अनुसरण करती है। मुझे सर एक कार्य बताइए बुद्ध का। देखिए, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता उन्होंने दिया है जी। लाइट ऑफ एशिया उनको कहा जाता है, क्लास 6 से हम लोगों को पढ़ाया जाता है। क्यों लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है सर? लाइट ऑफ एशिया मतलब यहाँ से निकला हुआ प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। आप उसको एकदम शुद्ध भोजपुरी में से समझ लीजिए। सर एक बात उन्होंने ही, मैं तो यही जाना आज तक बुद्ध को कि अपना उजाला खुद बनो। बुद्ध ने एक यही चीज़, एक कॉन्सेप्ट दिया, जो आप अपने दुख का कारण खुद हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो मुझे सबसे अच्छा बात लगता है कि कोई बात इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूँ जी। ठीक है, पहले जानो फिर मानो। और यही बेसिक अंतर है। जो बाकी जो आप शुरू में सवाल पूछें कि राम और बुद्ध में, तो जो राम की जो फिलॉसफी है उसमें कहीं ये मत है कि जानो जी। उनका मतलब पहले मान लो। ये मान लो, लंका जाने के लिए पुल नहीं था। लंका जाने के लिए उस समय ग्लेशियर पे हमारे बर्फ़ जमा हुआ था। समुद्र का जो क्या कहते हैं कि आयतन इतना नहीं था, उतना पानी नहीं था। लंका जाने के लिए पैदल रास्ता था, लेकिन उस समय राम सेतु बना दिया गया कल्पना करके। जी। बंदर भालू बोलते थे, उड़ते थे। ये चीज़ है, मतलब इस पर डिस्कस मत करो। आप इस पर डिस्कस करोगे तो आपकी हत्या हो सकती है, लिंचिंग हो सकती है। मतलब कुछ भी जानो मत, केवल मान लो। बुद्ध कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो। सर एक प्रश्न और मुझे आपसे ये जानना है कि बुद्ध जो है पूरी दुनिया में
अपने प्रकाश को फैलाए, पूरी दुनिया में जो है उनकी एक अलग पहचान है, उनके लोग मानने वाले, उनके अनुयायी हर जगह, मतलब आस्था उनके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन अपने ही देश भारत में उनका सम्मान क्यों नहीं सर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर देश एक दिन खड़ा होगा जी कि भारत में बुद्ध क्यों विलुप्त हो गए। जी। देखिए, बुद्ध से पहले जो यहाँ पर व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बुद्ध ने समाप्त किया। जैसे बुद्ध का जो आंदोलन था, वो सारा जो आज के समय में मनुस्मृति है, या कह लीजिए जो ब्राह्मणवाद है, जो जातिवाद व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, इसके खिलाफ ही उनका आंदोलन था। हमारे बुद्ध के पहले जो व्यवस्थाएं थी, उसमें आदमी को ऊंचा नीचा समझने की व्यवस्था थी, ठीक है। उसके बुद्ध ने क्या किया, उसको समाप्त किया। 2500 साल पहले बुद्ध आते हैं, कहते हैं मानव में कोई फ़र्क नहीं है जी, ठीक है। उसके पहले क्या व्यवस्था थी कि मानव में फ़र्क है, कोई ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, कोई पैरों से पैदा हुआ है, और उसी हिसाब से उसका जन्म, मतलब उसी हिसाब से उसके अधिकार थे। मेन चीज़ था अधिकार देना, अधिकार उसी हिसाब से दिए जा रहे थे। लेकिन बुद्ध ने कहा सब समान है। तो बुद्ध 2500 साल पहले जब यहाँ पर आए और उन्होंने इस देश से ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया, ठीक है जी, उसका बदला लेने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने, बहुत लंबा इतिहास है, इसको बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए, उसका बदला लेने के लिए इस देश में बुद्धिस्टों का नरसंहार किया। मैं जहाँ गोरखपुर में रहता हूँ, ये तथागत बुद्ध के समय का पिपली वन क्षेत्र था जी। ये पूरा जंगल था, मगहर से लेके ये पूरा एरिया नेपाल सटा, नेपाल तक, लुम्बिनी तक। तो इस पिपली वन क्षेत्र में बुद्ध वर्षा ऋतु में आते थे विश्राम करने के लिए जी। उस समय इस जंगल को जला दिया गया था, जला करके ख़त्म कर दिया गया था, उनका वर्षा अरण्य ख़त्म कर दिया गया था। तो इसी तरह से पूरे दुनिया में, पूरे देश में आप जहाँ भी जाइएगा, किसी भी मंदिर की नींव खोदिएगा तो नीचे बुद्ध की ही मूर्ति आपको मिलेगी। किसी का भी मंदिर का चोला उतार करके आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको बुद्ध ही दिखाई देंगे। बड़े जितने भी मठ हैं वहाँ पर बुद्ध ही आपको मिलेंगे। तो बुद्ध को यहाँ से समाप्त किया गया, ख़त्म किया गया, और फिर जबरिया यहाँ पर ब्राह्मणी व्यवस्था लागू की गई। वर्ण व्यवस्था को और मतलब विस्तारित किया गया। वर्ण व्यवस्था में फिर जाति व्यवस्था को लाया गया। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ही थे, उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये फिर यूनाइट हो सकते हैं, तो फिर शूद्रों में भी 6743 जातियाँ बनी, और फिर जातियों की उपजातियाँ बनी, और उनसे कहा गया कि कोई भी जाति दूसरी जाति से कोई संबंध नहीं रखेगी, विवाह शादी विवाह का कोई संबंध नहीं रखेगी। यानी कि यादव है तो यादव में भी यदुवंशी है, ग्वाल है, ढरोड़ है, चमार है तो उसमें भी उतरहा चमार, दक्षिणा चमार, बहुत सारे चमार हैं। और उन सबको मनाही है कि कोई भी उतरहा चमार है तो वह उतरहा चमार में ही शादी करेगा, ग्वाल यादव ग्वाल में ही शादी करेगा, ढरोड़ में शादी नहीं करेगा, यदुवंशी में शादी नहीं करेगा। इस तरह की व्यवस्था बना करके इस पूरे जाति सिस्टम को स्थापित करके लोगों को बांटा गया। धर्म का जो धार्मिक पाखंड है उसको स्थापित करने के लिए इस देश में रामायण चला जा रहा है, महाभारत चला जा रहा है। आज साइंस का समय है। कोरोना महामारी में पूरी दुनिया साइंस पर चर्चा कर रही थी, इन्फ्लुएंजा पर चर्चा कर रही है, और हमारे देश में रामायण दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे देश में इसी तरह का नौटंकी चल रहा है। तो भारत में इसी कारण से विलुप्त हो गया, क्योंकि 2500 साल पहले बुद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद को समाप्त करके यहाँ समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की स्थापना की थी। और समता जब हो जाएगी तो सबको करके खाना पड़ेगा। और आज के अपडेट में आप देख सकते हैं कि कौन मेहनत करके खाता है, कौन हराम का खाता है, ठीक है। तो मेहनत करके जो खाने वाले लोग हैं उनकी सत्ता ख़त्म करने के लिए बुद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त किया गया, और फिर से ब्राह्मणी व्यवस्था लागू करके हराम का खाने वाले लोगों की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई है। इस नाते बुद्ध धर्म यहाँ से समाप्त हुआ। लेकिन अभी जो पीढ़ी आई है वो पढ़ रही है, इन्हें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि इस पीढ़ी को पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा कोई पैदा हो जाएगा और इन लोगों को पढ़ने का अधिकार देगा। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आ जाएंगी और इनको शिक्षा का अधिकार दिला देंगी। तो अब उनको ये मतलब पूरा भरोसा था कि हम जो भी लिख रहे हैं कि बंदर उड़ सकता है, वो सूरज को निगल सकता है, वो जो भी लिखेंगे जनता इस पर विश्वास करेगी। और लोग विश्वास करते भी हैं, आज भी विश्वास करते हैं।
क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि लोगों को पढ़ना आ जाएगा। अब लोग पढ़ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने शास्त्रों का अध्ययन किया, रामायण, गीता, महाभारत, जो भी इनके पुराण हैं सभी सबका अध्ययन करके निचोड़ निकाला कि क्या है व्यवस्था, और आज उसका निचोड़ हमारे पास है। तो बड़ी संख्या में लोग अब फिर से अपने इतिहास को जान रहे हैं, अपनी श्रमण संस्कृति के लिए फिर से प्रयास करने में लगे हुए हैं कि फिर से काम करके मेहनत करके खाने वालों की सभ्यता स्थापित हो, सत्ता स्थापित हो। सर, क्या आपको लगता है कि फिर ये देश बुद्ध का देश बनेगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतिम में वहीं पहुंचना है सबको जी। अंतिम में पूरी दुनिया के बॉर्डर टूट जाएंगे, पूरी दुनिया एक हो जाएगी, ठीक है, और उसकी शुरुआत भारत करेगा। जी। क्योंकि 2500 साल पहले भी बुद्ध यहाँ से निकले थे और पूरी दुनिया को उन्होंने एक किया था, पूरी दुनिया को करुणा दिया था, तर्कवाद दिया था। वो बुद्ध यहीं से हैं। यहाँ लुम्बिनी है जी 80 किलोमीटर बाद, और 50 किलोमीटर उनका ननिहाल है। फिर यहीं से 50 किलोमीटर दूरी पर उनका परिनिर्वाण स्थल है। जी। तो ये बुद्ध का क्षेत्र है, बुद्ध की जन्मस्थली है, बिहार बुद्ध की कर्मस्थली है। तो यहीं से वो क्रांति निकलेगी और हम ही लोग पैदा करेंगे उसको। सर, आप हमेशा विवादों में रहते हैं, आपका विरोध भी हर जगह होता रहता है। सर, ये सब जानकारियाँ आप सर कैसे, कहाँ से ग्रहण करते हैं? अध्ययन करना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है, देना पड़ता है। अभी देखिए, कोई भी आदमी बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है। इंटरनेट है, उस पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन वही इंटरनेट पर बहुत सारे गाने भी हैं, बहुत सारे कॉमेडी भी, सीरियल्स भी हैं। तो आप क्या देखना चाहते हैं, आपको सब मिलेगा इंटरनेट पर। जी। और जब आप कुछ एक विषय में आगे बढ़ते हैं तो उस तरह के लोग आपसे जुड़ते जाते हैं, मिलते जाते हैं। सर, मैं देखा हूँ कि आपके एक एक वीडियो जो है एक घंटे में लाखों लोग देखते हैं, व्यूवर रहते हैं, आपके पेज पे देखने वाले आ जाते हैं। सर, तो ज़रूर आप में ज़रूर ऐसी कोई बात है कि आप जो है, तो इसके लिए सर आप कहाँ से ये सब जानकारियाँ जो हैं कैसे उन लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं, कैसे दे रहे हैं उनको ये अच्छी चीज़ें? बताइए ज़रा मुझे इसके बारे में। नहीं, हम लोगों का वीडियो लोग मतलब इस नाते नहीं देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्ञान की बात करते हैं। वो देखते हैं कि लोअर टी शर्ट में घूमने वाले लड़के भी इस तरह से बात करते हैं और उनके पास भी ये जानकारी है, तो इस नाते सुन लेते हैं। सर, मैं अभी देखा कि गोरखपुर में जो है आप एक कम्युनिटी किचन चला रहे हैं अपने हॉस्टल से, अपने लोगों के साथ मिल के, और आप 40 दिन से उन असहाय मजदूरों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है, सड़कों पे मैं 8 बजे मैं जाता हूँ सड़कों पे, तो देखता हूँ कि आप जो है कार से और लेके अपने कम्युनिटी किचन से खाना जो है लोगों को खिला रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं देखता हूँ गोरखपुर में ऐसा कोई नहीं है कि जो इतना जो है वो करे। तो ये सब कहाँ से, सब एनर्जी और एक्सप्रेशन कहाँ से सर मिलता है आपको? देखिए, गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं, कर रहे हैं जी, लेकिन लगातार हम ही लोग कर रहे हैं जी। जो मतलब कंटिन्यूटी बनी हुई है। हमने एक भी दिन गैप नहीं किया। अपने हिसाब से, अपने स्वास्थ्य को, सुरक्षा को देख करके, अपने बजट को देख करके सभी लोगों ने मदद किया है। सरकार बल्कि इसमें पीछे है, बाकी हमारे गोरखपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। और ये जो हम कर रहे हैं, हमारे पास अभी लॉकडाउन में कोई काम नहीं था, फिजिकल कोई वर्क नहीं था, तो हम ये इसीलिए कर रहे हैं कि बर्तन मांजना पड़े, खाना बनाना पड़े, लोगों तक पहुंचाया जाए। और जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म होगा फिर हम लोग अपने धरना प्रदर्शन पर उतर जाएंगे, क्योंकि ये समस्या का समाधान नहीं है। लोगों अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खिलाने, तो लोग कह रहे हैं ये तो मोदी जी भिजवा रहे हैं, सरकारी सब धन है। हाँ सर, तो कहीं आप अपना नाम नहीं लेते हैं कि मैं धीरेन्द्र जो है, मैं कम्युनिटी किचन से आया हूँ, अम्बेडकर छात्रावास से आया हूँ, मैं ये देखा हूँ। वो सब यही जानते हैं कि हाँ, ये खाना जो है सरकार जो है खिला रही है हम लोगों को। तो नाम क्या, लोग काम से जान जाएंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे। नाम बताने हम लोग इतना महान काम नहीं कर रहे हैं, 400-500 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं धीरेन्द्र जी से जानना चाहूँगा, धीरेन्द्र जी आपका एक कोई ड्रीम हो जो मुझे बताइए, क्या आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? एक ड्रीम अपना बताइए जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, पहले नंबर तो भारत की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और ड्रीम तो सब लोग देखते हैं कि दुनिया बेहतर हो, सबको सम्मान मिले, सबको इज्जत मिले, सबको एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। इसी ड्रीम को लेकर के सब लोग काम करते हैं। और हम लोग अपने को देश की सीमाओं में नहीं बांधना चाहते हैं जी, ठीक है। अगर हम नमो बुद्धाय बोलते हैं, बुद्ध को फॉलो करते हैं, तो बुद्ध किसी देश की सीमा में नहीं बने हुए हैं, पूरा दुनिया अपना है। अभी तो हमको दुनिया को एक्सप्लोर करना है, कहाँ से हम आए हैं, कौन हैं। इस यूनिवर्स में पृथ्वी एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और हम उसी पर ईगो पाल करके बैठे हैं, घमंड पाल करके बैठे हैं, हम इस जाति के हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमारा सपना कुछ ऐसा विशेष नहीं है। सबका जो एक समान आदमी का सपना होता है कि हम बेहतर जीवन जिएं, तो थोड़ा सा उससे आगे हैं कि हमारे जितने लोग हैं वो लोग भी बेहतर जीवन जिएं। यही हमारा सपना है।
हम बात कर रहे थे धीरेन्द्र जी से। देखिए इनका ड्रीम, दुनिया के सारे लोग जो हैं इनका सपना जो है एक बेहतर हो और उनका एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं। आपने सुना इनसे। न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी फिर आऊँगा एक अच्छी खबर लेके। नमस्कार।